नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज की बात करेंगे यूपी में बीजेपी ने जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इस मुद्दे को लेकर। यूपी में बीजेपी ने 2024 से पहले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कई बड़े संदेश दिए हैं, खास तौर में ऐसे वक्त में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलजी और सपा का गठबंधन चुनौती के तौर पर खड़ा है। ऐसे में पहली बार बीजेपी ने किसी जाट नेता को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाया है। आज इसी खबर में बात होगी कि आखिर भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है। यही होगा आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भूपेंद्र चौधरी का कैसा रहा है राजनीतिक सफर। तो 1991 से भूपेंद्र चौधरी की शुरुआत होती है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट पर मुलायम सिंह यादव के सामने वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि जीत नहीं मिली थी, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को इसके साथ ही संगठन में काम करने का 3 दशक का लंबा अनुभव भी है। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि भूपेंद्र चौधरी का जो व्यवहार है वो बहुत सरल और सहज है और वो हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। भूपेंद्र चौधरी साल 2017 में योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने थे और भूपेंद्र चौधरी को याद कीजिए 2017 में पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी शुद्ध रूप से संगठन के ही व्यक्ति माने जाते हैं। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और भूपेंद्र चौधरी को लेकर एक बात और कही जाती है कि वे किसी गुट के नहीं माने जाते हैं, उनपे किसी गुट के साथ होने का कोई ठप्पा भी नहीं लगा हुआ है। इसलिए संगठन ने एक ऐसे चेहरे को जगह दी है जो मैच्योर माना जाता है और जिसको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव भी माना जाता है। और इन तमाम चीजों का लाभ जो है भूपेंद्र चौधरी को मिला है। इसी पर बात करेंगे कि आखिर भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आखिर पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है। आपको यह भी बता दें कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं। हालिया चुनाव में बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है बीजेपी का, और जाट समुदाय सिर्फ 7-8 सीटों तक या फिर जो उनके जिले हैं हर जिले में वहीं तक सीमित है। तो फिर ऐसे में क्यों चुना गया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जाट आंदोलन कहें या फिर उसके बाद जो एक किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल सरकार और पार्टी के मन में थे। और एक बार फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, क्या उसके मद्देनजर भी भूपेंद्र चौधरी को एक कमान सौंपी गई है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के अंदर कौन सी रणनीति तैयार की जा रही है। और चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक खान है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही मनोज मिश्रा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता से भी संपर्क साधा जा रहा है, जल्दी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत तारिक खान साहब आपसे करना चाहेंगे। बीजेपी ने तो अपनी सेटिंग बिठाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन आप जस के तस ही बने हुए हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या पार्टी में? नहीं, कुछ नहीं। हर पार्टी अपने संगठन का विस्तार करती है और उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया है। हम भी अपने संगठन को बना रहे हैं। अभी हमारे जितने स्पोक पर्सन हैं उनकी लिस्ट आई है। उसके बाद हम लोग आगे की जो पैरवी है, जैसे हमारी यात्रा निकल रही है उसको लेकर काम चल रहा है। संविधान बचाओ यात्रा है, उसको लेकर काम चल रहा है। तो हर पार्टी को अपना अधिकार है संगठन पे काम करने का। मगर इन्होंने जो संगठन पे काम किया है, तो अभी थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, उनसे एक जवाब चाहिए कि आप जाट को बनाकर या जाट समाज के लोगों को बनाकर जाटों का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जाट से तो फिर महेंद्र सिंह टिकैत साहब भी आते हैं जिनको मंत्री आपके 2 कौड़ी का आदमी कहते हैं। उसका जवाब देंगे। फिर उसका जवाब कैसे देंगे कि किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मर गए, और फिर उसके बाद भी जब ये वादा कर लिया गया कि जो उनकी मांग है उसको पूरा कर लिया जाएगा, नहीं पूरा किया गया। वो जगह जो किसानों के लिए जानी जाती है,
जो चौधरी अजीत सिंह के लिए जानी जाती है, जो महेंद्र सिंह टिकैत के लिए जानी जाती है, जो किसानों के लिए जानी जाती है, वहीं से अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छी बात है, इंटरनल मैटर है बीजेपी का, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर किसानों की बात नहीं होगी क्या? किसानों की एमएसपी की बात नहीं होगी क्या? किसानों की जो मांग थी उसकी बात नहीं होगी क्या? जो वादा किया था उसकी बात नहीं होगी क्या? तो पहले वादे की बात कर रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का क्रेडिट लें जाट को बनाकर। इसमें ज्यादा बीजेपी का मुझको डर दिख रहा है कि वो डर रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में कहीं उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, इसलिए बनाया जा रहा है। मगर जब आपके मंत्री कहते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत महान किसान नेता के बेटे को कहते हैं कि वो 2 कौड़ी के आदमी है, तो उसका भी जवाब दे देना। तारिक तो खान बीजेपी साहब, उसका लेकिन खंडन कर सवाल दे। तो ये है, कोई किसानों की बात या ये तो संगठन का मामला है ना, कि बीजेपी ने अपने संगठन में किस नेता को किस जाति के हिसाब से साधने की कोशिश की है, लेकिन आपकी पार्टी में साधने के लिए तो ठीक है ना, उसमें दिक्कत क्या है? साधने के लिए की है ना। अरे उसमें दिक्कत क्या तो है खान साहब? टिकैत जाट नहीं है क्या? उसमें दिक्कत क्या है? तो आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दे बीजेपी? आप ये चाह रहे प्रदेश हैं? अध्यक्ष ना बनाए बीजेपी, मगर अगर आपके गृह मंत्री उनको 2 कौड़ी का आदमी कहेंगे तो उसका खंडन तो कर दे। चलिए, जैन साहब से भी उसका जवाब लेंगे, लेकिन मैं जवाब लूंगा जैन साहब से, लेकिन तारिक साहब आप ये आप पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिन्होंने थार गाड़ी से बच्चों को, वहां किसानों को मार डाला, जिनके बेटे ने, वो किसान के नेता को 2 कौड़ी का आदमी कहेंगे? फिर किसान का ही वोट चाहिए आपको? किस बेसिस पे आप मांग रहे किसान का वोट? वो किसान नेता नहीं है क्या? चलिए, मैं वो किसान केसी जैन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मिल रही है आवाज। चलिए, कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करता हूं। और खान साहब देखिए, जी बिल्कुल आ रही है। खान साहब कह रहे हैं कि भले आप जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि 2 कौड़ी के आदमी है राकेश टिकैत, तो ये भी तो बात ठीक नहीं है किसान नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना। जवाब दीजिए जरा तारिक खान साहब की बात का। पहली बात तो ये कि आज आप बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत करने के साथ में प्रवेश हुआ है और हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रही बात कांग्रेस की आरोप लगाने या समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने, दरअसल जिस पार्टी के अंदर केवल परिवारवाद है, केवल मुझे लगता है कि जैन साहब की आवाज़ थोड़ा सही हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि थोड़ा उनकी आवाज़ को देखिए। तब तक हम मनोज मिश्रा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आप बीजेपी की किस रणनीति को देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बना दिया गया, केंद्र के अंदर मंत्री हैं जाट समाज से ही, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट समाज से हैं मनोज मिश्रा जी, तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सचिन, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो यही है कि कब किसको कैसे, वो चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, संगठन में किस तरीके से समायोजित करेंगे या वो पद देंगे, इसकी चर्चा अन्य पार्टियों से इतर है। जहां पर उत्तर प्रदेश में या केंद्र में अन्य पार्टियां अपनी परिवार या अपने घर से बाहर निकल करके अध्यक्ष के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार ये नहीं किया। अगर आप हम पीछे चले जाएं, एक समय हुआ करता था, कल्लाद जी अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इसका बैलेंस हमेशा पूर्वांचल या पश्चिम से बिठाता गया, कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि जैसे विगत कई महीनों में या 2-2.5 वर्षों में लगातार 14 या 16 महीने तक किसान आंदोलन चला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की खबरें आ रही थी या परिणाम से पहले जिस तरीके की बातें हो रही थी, तो चाहे वो जाट समुदाय की बात कर लें, चाहे वो किसानों की बात कर लें, या पूर्वांचल से हम कह लें, तो बड़े नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और राजनाथ सिंह से लेकर के तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से लेकर केंद्र तक या देश के प्रधानमंत्री भी है, बनारस से चुने गए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चेहरा और संगठन के लिहाज से आप सोचिए, 91 में जिसकी सदस्यता हो प्राथमिक और वो आज 2022 में प्रदेश अध्यक्ष हो, वो भी उस पार्टी का जिसकी 20 राज्य में सरकार हो या लगातार केंद्र सरकार हो। लेकिन हम इसको सचिन दुफत तरीके से देखते हैं। 2014, 2017, 2019, 2022 इन सारी लगातार जीत के बाद 2024 को चुनाव सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट कर चुकी है, तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनौती होगी कि पुराने रिकॉर्डों को बेहतर कैसे पेश करें या दिल्ली को प्रदेश में दोबारा उस स्थिति में कैसे लेकर की जाए या मजबूत। मनोज मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या पार्टी को किसी तरीके से जाट समाज से कुछ डर लगता है
कि जिस तरीके से लगातार जो है एक बैकअप तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जयंत चौधरी से या सपा गठबंधन से डर लग रहा है क्या बीजेपी को? सचिन जी, जिस तरीके किसान आंदोलन के जरिए जाट समुदाय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, उत्तराखंड या राजस्थान वो जो इलाके लगते थे जिसमें किसान और जाट ये दोनों एक तरीके के मतलब एक सिक्के के दो पहलू वाली बात थी, या आप ये कह सकते हैं दोनों दूसरे से जुड़े हुए थे। तो मैंने पहले ही आपको जवाब दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा मेहनत भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में करनी पड़ी, क्योंकि 2024 के चुनाव के सामने है और ये बेहतर प्रदर्शन कर सके 14 और 19 के तरीके से। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट या अन्य चीजों को भी देखना पड़ेगा, किसानों को भी साधना पड़ेगा। और विपुल चौधरी बहुत देखिए सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कभी चरित्र पे या उस व्यक्ति के राजनीतिक। बिल्कुल, चलिए हम बीजेपी से जान लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास मनोज मिश्रा जी। केसी जैन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। जैन साहब, क्या लग रहा है आपको एक बार फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है, क्या बीजेपी के अंदर किसी प्रकार का डर है क्या, खासकर जाट समाज को लेकर, कि कहीं छिटक ना जाए? क्योंकि अगर बेस देखा जाए किसान आंदोलन का तो उसी समाज से है, तो क्या डर लग रहा है बीजेपी को एक बार फिर? देखिए सचिन जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हैं, जो बने हैं ये भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक परंपरा है, एक व्यक्ति एक पद। तो जब माननीय स्वतंत्र देव जी इसके पहले कैबिनेट मंत्री थे और जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता है, कौन कैबिनेट पे नहीं रहना चाह रहा है? लेकिन क्या इस तरीके की परंपरा किसी और पार्टी के अंदर है? तो मंत्री तो ये भी है ना, पंचायती राज मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? अध्यक्ष भी होंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो अलग है और लोगों के अंदर इस बात का डर है। भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा देंगे क्या जैन साहब? आगे बढ़ रही, लोगों के अंदर इस बात का डर है, अन्य पार्टियों के अंदर इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 कदम आगे बढ़ रही है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। देखिए उत्तर प्रदेश में हर एक मंत्री ने अन्ना प्रमुख की भूमिका निभाई, यानी कि एक पन्ने में, एक वोटर लिस्ट के पन्ने में कितने लोग होते हैं? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, लेकिन उनके प्रमुख बने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे गुरूर और घमंड नहीं है कि नहीं हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम तो कैबिनेट मंत्री हैं, हम तो सीधे 10 विधानसभाओं की प्रभारी बनेंगे, पूरे प्रदेश के प्रभारी बनेंगे। यहाँ ये नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में एक मंत्री काम करता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके चुनाव जीतती है। चलिए ठीक है, तारिक खान साहब, जीतने का काम करता है। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी में अगर अखिलेश यादव को छोड़ दें तो ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नजर नहीं आता है, और ना ही कोई फिलहाल मौजूदा दौर में अखिलेश यादव के बाद कोई नजर आ रहा है। तो क्या सारी समाजवादी पार्टी बस अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूम रही है? संगठन में कुछ ऐसे युवा चेहरों को सामने नहीं लाया जा रहा है? सारी आपने जो कार्यकारिणी है वो आपने भंग कर रखी है? देखिए, युवा तो है, युवा के 4-4 फ्रंटल संगठन है, सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 4-4 फ्रंटल संगठन है, और जो मौजूदा जो पिछली बार थे वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी एक टीम है नेताओं की, आजम खान साहब तमाम लोग हैं, समाजवादी के पास बड़े नेताओं की टीम है, हर क्षेत्र वाइज बड़े नेताओं की टीम है। मेरा एक और सवाल है केसी जैन साहब से कि जब मोदी जी यूपी में सरकार बनी तो मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म और जाति से उठकर वोट दिया, तो जातियों का ताना बाना खत्म कर दिया और उस जगह पे वोट दिया। जब आप डिप्टी सीएम बनाते हैं तो जाति के आधार पर बनाते हैं। जब आपने पिछला प्रेसिडेंट बनाया एससी समाज का तो जाति देखकर बनाई, तो डिप्टी बनाए पंडित और बैकवर्ड। जब आप अभी प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं तो उसमें भी जाति लेके आ रहे हैं। तो जनता ने तो जाति से उठकर वोट दे दिया, लेकिन आपकी पार्टी जातियों के ताने बाने से उठ नहीं पा रही है। कौन सा डर है कि जाति देख के ही डिप्टी सीएम बनाया जाता है, जाति देख के ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है? ठाकुर बना दिया, एक बैकवर्ड ले लिया, पंडित ले लिया, एससी समाज का बना दिया, एससी समाज का बना दिया। मध्य प्रदेश में सियोनी में 2 एससी समाज के लोगों को गौवंश ले जाने की वजह से हिंदू संगठनों ने जान से मार डाला। क्या हुआ? जब फुल बहुमत की सरकार है तो लोकसभा में कानून बन सकता है, लेकिन कानून नहीं बनेगा, सांकेतिक रूप से प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। जाटों की समस्या नहीं हल की जाएगी, सांकेतिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो किसान है और
उसी के किसान के नेता को, जाट नेता को ही 2 कौड़ी का आदमी कहेंगे, फिर माफी भी नहीं मांगेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ठीक का है, डबल फेस है। ये एक बड़ा सवाल है तारिक डबल खान फेस है। साहब, आपने बड़ा सवाल उठाया है। ये सवाल हम पूछना भी चाह रहे थे कि जाति और धर्म देख करके राजनीति में हिस्सेदारी तय होने लगी है क्या? मैं जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी सवाल का जवाब लेंगे कि क्या जाति और धर्म देखकर ही राजनीति में एंट्री हो रही है। छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा हो रही है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी कौन सी रणनीति का अपना हिस्सा जो है उसको प्रदर्शित कर रही है। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। किसी जैन साहब जो है ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जैन साहब, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि जिस तरीके से राजनीतिक हिस्सेदारी तय की जा रही है जाति के हिसाब से, तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है जाति के हिसाब से? जैन साहब, लगता है जैन साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल मैं मनोज मिश्रा आपसे पूछना चाहूंगा। मनोज जी, आप बीजेपी को देखेंगे तो राष्ट्रपति से लेकर और अपने बूथ अध्यक्ष तक, और खासकर जो मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो भाजपा को अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति से लेकर बूथ अध्यक्ष तक जाति का ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि कोई जाति छूटे ना, सबको साथ लेकर, सारी जाति का समन्वय लेकर के भाजपा आगे चल रही है। क्या ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? मनोज जी। सचिन जी, आपके सवाल का जवाब 2 स्टेप में है। एक तो स्टेप ये इसका, या पहला चरण ये कह सकते हैं कि 89-90 के बाद देश के राजनीति में बदलाव आया। मंडल और कमंडल के बाद खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 प्रमुख ऐसे राज्य थे जिसमें राजनीतिक रूप से जातियां बहुत बड़े पैमाने पे शामिल हुई और इसको सबको लोगों को मानना पड़ा। लेकिन दूसरा पहलू बताना चाहूंगा, 2014 के चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश हो या देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ करती थी, इन्होंने चीजों को देखा, जाना, समझा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं न कहीं जाति और उपजाति नेताओं में बटे हुए। जैसे 2022 के चुनाव में आप देखिए कि वो उपजाति में इसलिए बात कर रहा हूँ, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर हो, चाहे अन्य सारे लोग हो, अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, ये उपजाति क्षेत्रीय दलों की से क्षेत्रीय दलों में ये कहिए या मंडल स्तर की पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी को या राजनीति में सरकार बनाने को लेकर के ये समर्थन भी देती है, सपोर्ट भी करती हैं। तो उस कटोरे को बड़ा कर लिया गया। 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जातीय नहीं, उपजातीय क्षेत्रीय नेताओं के 1-1, 2-2 विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में जो जातियां प्रभावित करती थी, उनको नेताओं को इन्होंने केंद्र में जगह दी, प्रदेश में जगह दी, संगठन में जगह दी। और आज वो दायरा इतना बड़ा हो गया है कि 300 चाहे 25 हो, चाहे 80 में 73 हो, 80 में 66 हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी स्थिति है। लेकिन चाचा जी खत्म करो। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष का चुना जाना हुआ है, ये अभी भारतीय जनता पार्टी उस पुरानी रणनीति पे काम कर रही है। लगातार 91 से लेकर के बराबर, अगर बीच में थोड़े समय के लिए हम अगर केशव मौर्य या माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो बाकी सारे लोग, एक पूर्वांचल से संगठन में होगा तो पश्चिम से आपका मुख्यमंत्री होगा। जी
मनोज जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हम पश्चिम में देखें और खासकर 8 जिलों में देखें जहां पर जाट समाज के लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में वोटों में हिस्सेदारी रखते हैं, इसके अलावा अगर कृषि से जुड़ी हुई जातियों की बात की जाए तो गुर्जर समाज का भी नेतृत्व बना हुआ है, लेकिन जाट और गुर्जर समाज के बीच जो है अगर आप देखेंगे तो गुर्जर समाज के अंदर केंद्र में एक मंत्री राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंत्री वो भी राज्य मंत्री, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गुर्जरों को साधने के लिए भी क्या भाजपा को प्लानिंग बना रही है जाटों के साथ साथ? जी 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 सचिन जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, या ये कहीं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, और उसके बाद फिर उनके चौधरी जयंत, ये सब जाट गुर्जर किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे थे। जो किसान आंदोलन के स्वर्गीय महेंद्र सिंह थे, आज उनके बेटे लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत का सामना पड़े, 2024 में चीजें आसान रहें, उसका इलाज भूपेंद्र चौधरी के जरिए किया जा सकता है। कारण ये है कि इनकी छवि साफ सुथरी और पश्चिम के ये ठीक ठाक नेता है। ठीक है जैन साहब, आपकी पार्टी, अगर मैंने सवाल मनोज जी से भी पूछा था, भले ही आप धर्म और जाति की बात ना करते हो, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने पे आते हैं तो आप जातियों का बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि मुख्यमंत्री का क्या जाति है, उनके साथ साथ 2 आपने डिप्टी सीएम बनाए हैं, वो जाति के हिसाब से बनाए हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जाति के हिसाब से, प्रदेश अध्यक्ष जाति के हिसाब से। तो जातियों को लेकर के आपकी पार्टी भले ही जाति की बात ना करती हो जनता के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे तो जाति का खेल बीजेपी बहुत अच्छे से खेल रही है। जैन साहब, नहीं, देखिए सचिन जी, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में अगर कोई पार्टी ये कहती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो अगर सबको नेतृत्व करने का अवसर दिया जा रहा है, सबको एमएलए का टिकट दिया जा रहा है, हर एक जात से हर एक समाज से, तो इसमें बुराई क्या है? एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ सवर्णों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ आज जब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी बने हैं, तो आज वो ये कह रहे हैं कि आप जाति और धर्म को देख करके आप नेतृत्व सौंप रहे हैं, तो दोनों चीजें सही कैसे हो सकती है? और रही बात ये कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का बनेगा, उसकी एक अपनी जाति धर्म वर्ग तो है, फिर आप कहेंगे इस जाति का बन गया, तो उसका जो कुछ है आप कहेंगे उस जाति का बन गया, तो ये कौन सी बात हुई? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर जाति और धर्म के आधार पर केवल जिम्मेदारी दी जा रही होती तो एक ही जाति वर्ग के व्यक्ति को लगातार जिम्मेदारी दी जाती। जैसे समाजवादी पार्टी में क्या है कि भाई वो स्वयं मुखिया होंगे और जिलों के जो अध्यक्ष होंगे वो सब यादव होंगे या मुसलमान होंगे। इसी तरीके से कांग्रेस में आप देख लीजिए, कांग्रेस में माँ बनेगी अध्यक्ष, फिर बेटा बनेगा अध्यक्ष, फिर माँ बनेगी, फिर बेटा बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे समय का अभाव है, इसलिए मैं फटाफट तारिक साहब के पास भी जाना चाहता हूँ। चौधरी जी अध्यक्ष हैं, 30 सेकंड में तारिक खान साहब जवाब दीजिए, बस 30 सेकंड में। इसके पहले कौन था? इसके पहले तारिक साहब जी थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन था? इसके पहले वाजपेयी जी थे। जल्दी बोलिए तारिक साहब, समय का अभाव है। देखिए वर्मा जी, अगर आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बना दिया, मुसलमानों की सारी समस्या खत्म। एसपी बना दिया आपने प्रेसिडेंट। चलिए तारिक साहब, मेरे पास समय का अभाव है। तारिक साहब, मेरे पास समय का अभाव है, माफ कर दीजिए, क्योंकि समय की पाबंदी होती है तो ज्यादा हम डिबेट को लंबा नहीं कर सकते। फिर किसी मुद्दे पर आप सबसे हम राय करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बड़ा मुद्दा भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी की कौन सी रणनीति थी, इस पर हमने चर्चा की। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।